हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 का हमारा राजस्थान नामक किताब का अध्याय 7 को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो अध्याय अब 7 का जल संसाधन एवं संरक्षण। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान में जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। अरावली पर्वत राजस्थान में जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि से वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। यानी कि जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अपवाह क्षेत्र के मध्य की भूमि जो वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में वितरित कर देती है, वो जल विभाजक रेखा कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा के तौर पर मानते हैं। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र वो है जो नदियां अपने जल को, अपने पानी को बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जो नदी अपने पानी को अरब सागर की ओर ले जाती हैं, अरब सागर में जाके मिलाती हैं, वो अरब सागर अपवाह तंत्र में आती हैं। और आंतरिक अपवाह तंत्र वो होता है जो अपनी पानी को समुद्र में न ले जाकर बल्कि राज्य के अंदर ही जाके नदियां खत्म हो जाती हैं, किसी झील में जाके विलय हो जाती हैं या किसी जगह रेगिस्तान में विलीन हो जाती हैं। वो सारी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र में आती हैं, जो राज्य के अंदर ही जाके खत्म हो जाती हैं आगे चल के। ऐसी नदियां मौसमी नदियां होती हैं। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती हैं? तो ये सभी नदी पहले चंबल नदी में मिलती हैं आके, और चंबल नदी फिर यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल छोड़ देती है। यानी कि ये सभी नदियां पहले चंबल में मिलती हैं और चंबल के बाद में यमुना नदी में मिलती हैं। तो यानी कि चंबल नदी के सहायक नदियां हैं ये बनास नदी, काली सिंध, पार्वती, ये सब। यमुना नदी किसमें मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? तो ये गंगा नदी में मिलती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? अरब सागरीय तंत्र कौन सा है? अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां है माही नदी है, माही है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, और उनकी सहायक नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का। ऐसी नदियां जो समुद्र में अपना जल न ले जाकर जल भाग में ही अपना जल विलुप्त कर देती हैं, वो कहलाती हैं अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां वो होती हैं जो राजस्थान से ही निकलती हैं और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती हैं। किसी नदी में या झील में या फिर रेगिस्तान में विलय हो जाती हैं, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहती हैं। जो राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होती हैं, वो सब अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। 8वां क्वेश्चन। राजस्थान का आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान के अंतः प्रवाह की प्रमुख नदियां जो हैं वो हैं घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कातली नदी, शाबी नदी, रूपारेल नदी, मेड़ नदी आदि। यानी राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदियां हैं घग्गर, बाणगंगा, कांतली, शाबी, रूपारेल और मेड़ नदी। अगला क्वेश्चन। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी और माही नदी दोनों का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की 12मासी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो भी चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। आइए अगला देखते हैं। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कहां पर है? तो राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र जो है भैंसरौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। भैंसरौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर,
6 जिलों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो ये 6 जिलों से होकर बहती है। राजस्थान का उद्योग नगर किसे कहा जाता है? तो कोटा को राजस्थान का उद्योग नगर कहा जाता है। कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है कोटा। बनास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खंबात की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद जिले की खंबात की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का भाग क्षेत्र कितने जिलों में है? तो बनास नदी का भाग क्षेत्र जो है राजसमंद से निकलती है, प्रारंभ होती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर तक आती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 जिलों तक इसका भाग क्षेत्र है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आके ये चंबल नदी में आके विलीन हो जाती है, चंबल नदी में आके मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान है, वहां पर आके बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी एक मौसमी नदी है, बरसाती नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। राजस्थान के अंदर अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान से ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही विलीन हो जाती है, जो किसी अन्य राज्य में नहीं जाती है। अदरवाइज राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर लंबाई है बनास नदी की। तो बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं, शहर कौन कौन से हैं बनास नदी के निकट या तट पर? तो टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास की प्रमुख सहायक नदी मीनाल, कोठारी, बेड़च, खारी नदी है। मीनाल, कोठारी, बेड़च, खारी नदी जो है बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है, लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ नामक स्थान से होता है लूनी नदी का उद्गम। तो लूनी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो सरस्वती और साबरमती 2 धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। यानी कि लूनी नदी, सरस्वती और साबरमती नामक 2 जलधाराएं निकलती हैं जो गोविंदगढ़ अजमेर में आके मिलती हैं। यहां से लूनी नदी बनती है और यहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का भाग क्षेत्र कितने जिलों में है? कौन कौन से जिलों में है? तो लूनी नदी का भाग क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाके गिरती है। लूनी नदी का भाग क्षेत्र 6 जिलों से होकर है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इस नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं। ये आदि नदी जो है खारी हो जाती है बाड़मेर के बाद, बाड़मेर में बालोतरा के बाद ये नदी खारी हो जाती है और उससे पहले ये नदी मीठी होती है। लूनी नदी का पानी कहां के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले में बालोतरा झील से, बालोतरा में झील है, बालोतरा झील के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी और गुहिया, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियां हैं। दोबारा से देखिए, लूनी नदी की सहायक नदी जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, शांगी, गुहिया, खारी, सुकड़ी, शांगी, गुहिया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम स्थल होता है। माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में होकर माही नदी बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सोम और जाखम माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये दोनों नदी सोम और जाखम जिस स्थान पर माही में मिलती हैं वो वेणेश्वर नामक एक स्थान है, जहां पर त्रिवेणी का निर्माण होता है और वेणेश्वर में एक मेला लगता है आदिवासियों का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं या अर्ध कुंभ कहते हैं। माही नदी अपना जल कहां ले जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाके माही नदी अपना जल गिराती है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जयपुर जिले से होता है। जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार या घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, यानी कि केवलादेव झील के अंदर जाके अपना पानी छोड़ता है, तो वो बाणगंगा नदी है। लेकिन वर्तमान में ये सूखी पड़ी हुई है, इसमें कई सालों से पानी नहीं आया है। सन 96 की बाढ़ के बाद इसमें पानी नहीं आया है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? तो ये बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसा कहते हैं अर्जुन ने बाण से इस नदी को पैदा किया था।
घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से प्रवेश कर श्री गंगानगर में जाके ये विलीन हो जाती है। घग्गर नदी कहां पर भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर जिले में जाके भूमिगत हो जाती है, लेकिन कभी कभी बरसात के दिनों में, बाढ़ के मौसम में इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है, या सरस्वती नदी की एक धारा भी मान लेते हैं इसको, सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको, घग्गर नदी को। नहीं तो घग्गर नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी के तौर पर मानी जाती है, प्राचीन टाइम पर मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहा था। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। ये कई जिलों में अपना बॉर्डर बनाती है। चंबल नदी से बॉर्डर बनता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये 2 बांध कोटा जिले में पड़ते हैं। एक बांध चित्तौड़ में पड़ता है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में पड़ता है। कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज 2 कोटा में पड़ते हैं, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंबल नदी पर बने हुए 4 बांध हैं। अगला, चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करवाना। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना को उपलब्ध कराना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर है, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में स्थित है। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल और विद्युत तथा सिंचाई का उद्देश्य है माही बजाज सागर बांध का। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो टोंक जिले से है बीसलपुर परियोजना। टोंक जिले के अंदर बीसलपुर बांध पड़ता है। नेक्स्ट, बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है? तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास, टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध है। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो बीसलपुर बांध से जयपुर और अजमेर और टोंक 3 जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है। बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की जिलों ने सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बांध कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी पर यह बांध है, जहां से इसका पानी इन 4 राज्यों में नहरों के जरिए जाता है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान में किन जिलों को फायदा पहुंचता है? तो बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। यहां से सरदार सरोवर बांध से जालौर और बाड़मेर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जवाई बांध कहां पर स्थित है? तो पाली जिले में है जवाई बांध, जवाई सागर बांध भी कहते हैं इसको। जवाई सागर बांध पाली जिले में है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से है। इसका सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी बाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है?
तो मानसी बाकल परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। मानसी बाकल परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी पर जाखम बांध है प्रतापगढ़ जिले में। जाखम नदी पर जाखम नामक बांध है प्रतापगढ़ जिले में, वही जाखम नदी परियोजना है, जाखम परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत जल स्रोत कौन से हैं? तो कुआ, बावड़ी, जोहड़, टांके, खड़ील, ये परंपरागत जल स्रोत है। परंपरागत जल स्रोत कौन से हैं? कुएं, बावड़ी, जोहड़, टांके और खड़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन सागर और रस सागर झील कहां पर हैं? उदयपुर में है। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है उदयपुर जिले में। जन सागर झील स्थित है, यह भी उदयपुर जिले में है, जन सागर झील भी। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? तो जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। गोमती नदी पर बांध बना के जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये जयसमंद झील ही है, जो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, न केवल राजस्थान की या भारत की, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कृत्रिम नहीं, मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। जोधपुर की प्रमुख झील बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। जोधपुर की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? तो बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जोधपुर जिले की प्रमुख झीलें हैं। अजमेर में स्थित, जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? तो गढ़ सीसर। गढ़ सीसर जैसलमेर जिले में स्थित झील है। गढ़ सीसर झील जैसलमेर जिले में है। गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में है गैप सागर झील। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में। कोलायत स्थान बीकानेर में है, तो कोलायत झील जो है बीकानेर में है, कोलायत झील। सिलीसेड झील कहां पर है? तो ये अलवर में है सिलीसेड झील। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल परियोजना और वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना, ये जल संरक्षण की विधियां हैं जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग, ये दो तकनीकें जो कि इस समय वर्तमान में प्रचलित हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपने यह चैप्टर इम्तिनान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्जाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।